की हमारी कक्षा में आपका स्वागत है। आज जिस विषय वस्तु का हम अध्ययन करेंगे वह है प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक परीक्षा वर्ष 2005 में पूछे गए प्रश्नों का तीसरा भाग। इस तीसरे भाग में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे प्रश्न संख्या 41 से लेकर के प्रश्न संख्या 63 तक। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है कि स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है: रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हेनरी मेन, दुर्गादास, बसु। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है मॉन्टेस्क्यू। तो आइए इस प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं और मॉन्टेस्क्यू के बारे में कुछ चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। पहली बात जो है कि स्पिरिट ऑफ लॉज जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई है। दूसरी बात, मॉन्टेस्क्यू एक ऐसा विचारक है जिसे 18वीं शताब्दी का अरस्तू कहा जाता है। मॉन्टेस्क्यू की जो प्रमुख पुस्तक है वह स्पिरिट ऑफ लॉज 1848 है। यानी स्पिरिट ऑफ लॉज जो पुस्तक है वह 1848 में लिखी गई। मॉन्टेस्क्यू की जो अध्ययन पद्धति है वह अध्ययन पद्धति अरस्तू की तरह अनुभव पर आधारित, निरीक्षणात्मक तथा ऐतिहासिक है। मॉन्टेस्क्यू का कानून के संदर्भ में विचार है कि कानून जो है वस्तुओं के स्वभाव से उत्पन्न होने वाला आवश्यक संबंध है। यानी कानून जो है वह वस्तुओं के स्वभाव से पैदा होता है, जबकि अरस्तू ने कानून के संदर्भ में माना था कि कानून जो होता है वह विवेक का आदेश होता है। बोदा और हॉब्स नामक विद्वानों ने कहा कि जो कानून है वह किसी उच्चतर शक्ति का आदेश है। मॉन्टेस्क्यू ने शासन का वर्गीकरण भी किया है। मॉन्टेस्क्यू ने जो शासन का वर्गीकरण किया है उसमें राजतंत्र, निरंकुश तंत्र और गणतंत्र आता है। मॉन्टेस्क्यू के गणतंत्र में कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र ये दोनों चीजें आ जाती हैं। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार जो प्रजातंत्र का जो प्रेरक तत्व है वह है सद्गुण, तथा कुलीन तंत्र का प्रेरक तत्व जो है वह है संयम, और राजतंत्र का जो प्रेरक तत्व है वह है सम्मान, और निरंकुश तंत्र जिस प्रेरक तत्व पर कार्य करता है वह है डर। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार कि छोटे राज्यों के लिए गणतंत्र और मध्यम राज्यों के लिए राजतंत्र और बड़े राज्यों के लिए निरंकुश तंत्र ज़्यादा उपयुक्त होता है। मॉन्टेस्क्यू ने अपने गणतंत्रात्मक राज्यों के लिए संघवाद का विचार दिया और इसी संघवाद के विचार को अमेरिका ने अपने संघवाद में ग्रहण किया। राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप पर विचार करते हुए मॉन्टेस्क्यू कहता है कि राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप पर परिस्थितियों, जलवायु आदि का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ता है। इसका व्यापक विश्लेषण और विवेचन मॉन्टेस्क्यू ने किया है। यद्यपि मॉन्टेस्क्यू से पूर्व अरस्तू और बोदा नामक भी विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि परिस्थितियों का प्रभाव संस्थाओं पर पड़ता है। मॉन्टेस्क्यू ने राजतंत्र के दैवीय सिद्धांत पर प्रहार किया। राजतंत्र का दैवीय सिद्धांत क्या कहता है? राजतंत्र का दैवीय सिद्धांत कहता है कि राजा जो है धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। इस सिद्धांत पर मॉन्टेस्क्यू क्या करता है? प्रहार करता है। राज्य में दासता को मॉन्टेस्क्यू जो है सिविल लिबर्टी के लिए यानी नागरिक स्वतंत्रता के लिए घातक मानता है, उपयुक्त नहीं मानता है। मॉन्टेस्क्यू मानता था कि स्वतंत्रता नागरिकों की उच्च नैतिकता पर आधारित होती है।
ऐसा मॉन्टेस्क्यू का प्रारंभ में विचार था, किंतु जब उसने इंग्लैंड की यात्रा की तो उसे पता चला कि शासन का संगठन सही रूप से होने और स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण होना अति आवश्यक है। उसके अनुसार संयमित और मर्यादित शासन में ही स्वतंत्रता अक्षुण्ण रह सकती है, इसलिए उसने शक्ति पृथक्करण एवं शक्तियों के नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत दिया है। जब प्रश्न आए कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, तो उत्तर सही होगा मॉन्टेस्क्यू। अब शक्ति विभाजन का जो विचार है, ऐसा नहीं है कि वह मॉन्टेस्क्यू के पूर्व विचार ही नहीं किया। अरस्तु ने अपनी पुस्तक किसमें, पॉलिटिक्स में भी शासन के 3 शाखाओं का उल्लेख किया था, लेकिन जिस तरह का विवरण मॉन्टेस्क्यू के स्पिरिट ऑफ लॉज में मिलता है, उस तरह से अरस्तु की पॉलिटिक्स में नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि मॉन्टेस्क्यू ने ही शक्ति विभाजन की बात की है। मॉन्टेस्क्यू से पूर्व भी शक्ति विभाजन की बात थोड़ा बहुत अरस्तु ने, मध्य युग में मार्सेलियो ऑफ पडुआ, 16वीं शताब्दी में बोदा, लॉक, उसके बाद मेडिसन और जो है हैरिंगटन ने भी शक्तियों में बंटवारे की बात कही है, लेकिन प्रारंभिक रूप में, व्यवस्थित रूप में जिस तरह से मॉन्टेस्क्यू ने कहा, उस तरह से किसी और ने नहीं कहा है। इसीलिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जनक मॉन्टेस्क्यू को माना जाता है। लास्की ने मॉन्टेस्क्यू की आलोचना करते हुए कहा है कि मॉन्टेस्क्यू ने जिस इंग्लैंड को देखकर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत और आज़ादी के सिद्धांत, स्वतंत्रता के सिद्धांत की बात कही है, उसने वहाँ की राजनैतिक प्रणाली के बारे में गलत अनुमान लगाया। मॉन्टेस्क्यू राज्य को जो है ऐतिहासिक परिस्थितियों का फल मानता है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 42 पर। प्रश्न संख्या 42 में है कि उपयोगितावाद के सिद्धांत का जनक माना जाता है 1 मुसोलिनी, 2 हिटलर, 3 जे.एस. मिल और 4 जर्मी बेंथम। इसमें विकल्प संख्या 4 जर्मी बेंथम सही होगा। देखिए कैसे। उपयोगितावाद का जनक जर्मी बेंथम को माना जाता है। उपयोगितावाद को एक और नाम से जाना जाता है, जो है दार्शनिक उग्रवाद। बेंथम की पुस्तक जो है वह फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776 है। आप इसको याद रखिए कि फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है, यह बेंथम की पुस्तक है। बेंथम ने फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट्स में ब्लैकस्टोन, जो इंग्लैंड का राजनीति विज्ञानी था, उसके सिद्धांतों पर प्रहार किया है। बेंथम ने इसमें स्पष्ट किया है कि राज्य का जो आधार है वह प्राकृतिक अधिकार या सामाजिक समझौता ना हो करके मनुष्य की आदत है। इस तरह से बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों और कानूनों का खंडन किया, जबकि टॉमस पेन और गॉडविन ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया था। आगे आप देखिए, बेंथम की दूसरी जो सबसे प्रमुख पुस्तक है वह है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। यह पुस्तक परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसने इसी पुस्तक में उपयोगितावाद के सिद्धांत को दिया है और उसने माना है कि प्रकृति ने मानव जाति को सुख और नामक 2 स्वामियों के अधीन रखा है। इस तरह से बेंथम की अध्ययन पद्धति जो है इंडक्टिव और प्रायोगिक, यानी व्यवहारिक और आनुभविक है। सर्वप्रथम उपयोगितावाद सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूम ने दिया था।
उसके बाद हचेसन, प्रिस्टले, पेली आदि विद्वानों ने इसका जो है प्रचार प्रसार किया है। किंतु बेंथम को इसका जनक इसलिए माना जाता है कि बेंथम के हाथों में आकर ही उपयोगितावाद का सही तरीके से विश्लेषण और विवेचन प्रारंभ किया गया और इसके बाद उपयोगितावाद का एक स्कूल ऑफ थॉट ही प्रारंभ हो गया, जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल, माल्थस और रिकार्डो आदि विद्वान आते हैं। अब यहाँ बेंथम के उपयोगितावाद का क्या अर्थ है? उपयोगितावाद का अर्थ है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या आनंद है। यानी उपयोगितावाद जो है वह सुख और दुख पर आधारित है, इसीलिए उपयोगितावाद के सिद्धांत को सुखवादी सिद्धांत कहा जाता है। बेंथम ने सुख और दुख के मात्रात्मक आधार पर अपना सारा विश्लेषण किया है। उसका मानना है कि सुख की मात्रा समान होने पर पशुपिन खेल खेलना, जो कि बच्चों का एक खेल है, तथा कविता पाठ दोनों का आनंद समान है। यानी जितना सुख आपको ताश के गड्ढे खेलने में मिलता है, अगर उतना ही मात्रा में सुख आपको कविता पाठ करने में मिले तो दोनों सुख की मात्रा समान होने पर दोनों बराबर हैं, ऐसा बेंथम का मानना है। बेंथम मानता है कि चूंकि सुख दुख का आधार जो है वह मात्रात्मक है, उसकी गणना की जा सकती है, अतः बेंथम ने एक उसकी गणना के लिए सुखवादी यंत्र का आविष्कार किया, जिसे फेलिस्टिक कैलकुलस कहा जाता है। इस सुख दुख के गणना के लिए बेंथम ने कुछ मापदंड निर्धारित किए। उस मापदंड के आधार पर कौन सी चीज़ें आपको सुख दे रही हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा दुख दे रही हैं, इसका गणना किया जा सकता है। बेंथम ने सुख दुख की गणना में जिन बातों को शामिल किया उसमें है तीव्रता, अवधि, निश्चितता, चित्ता, समीपता या दूरी, वर्ता, विशुद्धता, विस्तार। ये 7 चीज़ें ऐसे हैं जिसके आधार पर सुख दुख की गणना की जा सकती है। बेंथम ने अनुभव और ज्ञान का सिद्धांत किससे लिया? लॉक और ह्यूम से लिया। सुख और दुख का जो सिद्धांत बेंथम ने लिया वह हेल्वेटियस से लिया, और सहानुभूति और विद्वेष का सिद्धांत भी इसने ह्यूम से ग्रहण किया था। कार्लाइल नामक एक विद्वान है, वह मात्रात्मक आधार पर गणना करने के कारण बेंथम के सिद्धांत को शूकरों का दर्शन कहा है। बेंथम का यह मानना है कि समाज अधिक सुखी संपन्न वही होता है जहां पर समानता होता है। बेंथम अपने उपयोगितावाद के आधार पर व्यक्तिवाद को जो है वह सही सिद्ध करता है, और अपने इस उपयोगितावाद में बेंथम व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानता है, और यह मानता है कि राज्य का कार्य है अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख पहुंचाना। बेंथम जो है अरस्तु की तरह राज्य को एक स्वाभाविक संस्था नहीं मानता है, बल्कि व्यक्तिवादियों की तरह राज्य को एक कृत्रिम संगठन मानता है। राज्य का जन्म उपयोगिता के कारण हुआ है। वह मानता है व्यक्ति राज्य की इच्छा का पालन इसलिए नहीं करता कि उसके पूर्वजों ने कोई समझौता किया था, जैसा कि हाफ्सलाग रूसो कहते हैं, बल्कि बेंथम मानता है कि मनुष्य राज्य की आदेशों का पालन करना उपयोगी और लाभदायक समझता है, इसलिए राज्य के कानूनों का पालन करता है। बेंथम ने राज्य के आंगिक सिद्धांत सावयव सिद्धांत को अस्वीकार कर देता है। उसके अनुसार जो समुदाय है वह
एक काल्पनिक संगठन है। बेंथम ने कानून के संदर्भ में विचार करते हुए कहा है कि जो कानून है वह किसकी सृष्टि है? राज्य की सृष्टि है, यानी राज्य ही कानूनों का निर्माण करता है। दूसरी बात कहता है कि कानून जो होता है वह आदेश के रूप में राज्य की इच्छा का अभिव्यक्तिकरण है। बेंथम का कहना है कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम के आनंद को बढ़ाना है, ना कि अधिकतम की आज़ादी या स्वतंत्रता को। वह स्वतंत्रता को साधन और उपयोगिता को साध्य मानता है। अधिकार और कर्तव्य के संदर्भ में बेंथम का विचार है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। बेंथम कहता है कि सुख का गणना करते समय प्रत्येक व्यक्ति को एक ही गिना जाएगा, एक से अधिक नहीं गिना जाएगा। बेंथम जो है वह गणतंत्रीय शासन व्यवस्था में विश्वास करता है। वह सार्वभौम मताधिकार का हिमायती है तथा यह सार्वजनिक शिक्षा का समर्थन करता है। यह संसद का कार्यकाल 1 वर्ष चाहता है और इसने जो है गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किया है। इंग्लैंड में जो उच्च सदन लॉर्ड सभा है उसका यह विरोध करता है। धर्म के संबंध में बेंथम का विचार क्या है? विरोधी विचार है। अर्थ के संबंध में उसके विचार एडम स्मिथ की तरह हस्तक्षेपवादी हैं। यानी बेंथम का भी मानना है कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसने स्वतंत्रता और वाणिज्य नीति का समर्थन किया है। यह बैंक के संदर्भ में बचत बैंक व्यवस्था चाहता है तथा यह उपनिवेशवाद का विरोधी है। इतिहास के संदर्भ में बेंथम का कहना है कि इतिहास जो है वह मानव जाति की मूर्खताओं का परिणाम है। बेंथम के अनुसार कानून के 4 उद्देश्य होते हैं, जिसमें पहला है आजीविका और दूसरा है पर्याप्तता, तीसरा है समानता और चौथा है सुरक्षा। जेल की अव्यवस्था को लेकर के भी बेंथम काफ़ी दुखी था, इसलिए उसने एक जेल सुधार की योजना प्रस्तुत की जिसे पेनियोप्टिकॉन कहा जाता है। प्रश्न संख्या हम 43 पर आते हैं कि राज्य के उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पहला है कार्ल मार्क्स ने, दूसरा है गिलक्राइस्ट ने, तीसरा है जेम्स प्रथम ने, चौथा है लास्की ने। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा जेम्स प्रथम। देखिए, राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन जेम्स प्रथम ने किया था। राज्य का जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है यह राज्य के उत्पत्ति के सभी सिद्धांतों में सबसे प्राचीन है। यह सिद्धांत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह मानता है कि राज्य जो है वह ईश्वर की सृष्टि है और राज्य के शासन के प्रबंधन के लिए ईश्वर ने राजा को बनाया है और यह राजा जो है वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। किसी भी दशा में प्रजा को राजा की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्लूटार्क नामक एक विद्वान कहता है कि एक नगर की स्थापना भूमि के बिना तो हो सकती है, किंतु ईश्वर में विश्वास के बिना राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। सेंट पॉल नामक एक विद्वान है, वह भी राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहता है कि राजा की जो सारी शक्तियां हैं वे ईश्वर के द्वारा दी गई शक्तियां हैं। इस विचार के यानी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक अन्य विद्वान भी हैं, जिनमें सेंट ऑगस्टाइन, सेंट एब्रोस, लूथर, मैकथलीन, काल्विन और जिग्वेली है। जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की नामक पुस्तिका में राजाओं के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है।
वह कहता है कि जनता उसका कुछ नहीं कर सकती और राजा ही ईश्वर स्वरूप है। रॉबर्ट फिल्मर नामक एक विद्वान हुआ है, उसने अपनी पुस्तक पैट्रियार्का में भी राजाओं के दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन किया है। राजाओं के जो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का बोलबाला रहा है, प्रचलन रहा है, वह 16वीं और 17वीं शताब्दी में रहा है। अब प्रश्न संख्या हम 44 पर चलते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। 1 मेहर चंद महाजन, 2 डॉक्टर जाकिर हुसैन, 3 न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो उत्तर सही होगा विकल्प संख्या 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जात थे। महार जाति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा तथा भारतीय संविधान का निर्माता भी माना जाता है। इन्होंने हिंदुओं में अछूत अस्पृश्य माने वाले जातियों के उद्धार के लिए व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाया तथा उनके सामाजिक आर्थिक अधिकारों के लिए उन्हें जागरूक भी किया। उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि अछूत या अस्पृश्य जातियों का नेतृत्व उच्च जाति नहीं कर सकती है, इनका नेतृत्व सही रूप में अस्पृश्य या दलित जाति ही कर सकती है। इन्होंने दलितों से मांस, मदिरा इत्यादि छोड़ देने के लिए कहा तथा इन्हें शिक्षित बने रहने के लिए भी कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाने की सलाह की तथा इन्होंने कहा कि सच्चा लोकतंत्र जो होता है वह मिलजुल कर रहने को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 45 पर हम आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं 1 जॉन ग्रेगर, 2 कोफी अन्नान, 3 यू थांट, 4 एंटोनियो गुटरेस। तो इसमें जो उत्तर 4 सही है, एंटोनियो गुटरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव है वे पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस हैं जो 2017 से हैं। एंटोनियो गुटरेस संयुक्त राष्ट्र महासचिव के 9वें महासचिव ये हैं तथा ये वस्तुतः पुर्तगाल के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव जो थे वे ट्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव होता है उसका जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन किया गया या स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया। अब प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 है, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था। यह कथन किसका है? ग्रोसियस का, हॉब्स का, मैकियावेली का, संत ऑगस्टाइन का। तो यह जो कथन है वह है हॉब्स का। विकल्प संख्या 2 सही है। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन अल्प, सूना, निर्बल, निकृष्ट, अल्पजीवी था। इस तरह से हॉब्स वह विचारक है जिसने मानव जाति के नकारात्मक स्वभाव का वर्णन किया है। हॉब्स एक प्राकृतिक अवस्था की बात कहता है कि यह जो प्राकृतिक अवस्था है यह सामाजिक समझौते के पूर्व की अवस्था है। इस प्राकृतिक अवस्था में कुछ प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार थे। हॉब्स कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है इस प्राकृतिक अवस्था में ना तो समाज है और ना ही सरकार है। यह अवस्था जो है निरंतर भय, संघर्ष और मृत्यु की है। इस अवस्था में यानी प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन
एकाकी, निर्धन, घृणित, वास्तविक और कायर है, अल्प है। वह मानता है कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी प्राणी है और मनुष्य अपनी स्वार्थ, सिद्धि, शक्ति, सुरक्षा की लालसा से हमेशा संघर्ष करता रहता है। इस तरह से हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है वह कैसी अवस्था है? युद्ध की अवस्था है। किंतु इस अवस्था में मनुष्य के कुछ प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियम थे जिसका उपयोग मनुष्य स्वेच्छा से करता था। इस प्राकृतिक अवस्था से मनुष्य को निकलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हॉब्स मानता है कि मनुष्य में दो चीज़ें होती हैं, एक होती इच्छा, दूसरा होता है विवेक। चूँकि जो प्राकृतिक अवस्था है वह परस्पर संघर्ष और अराजकता की अवस्था है, इसलिए विवेक यह प्रेरित करता है इस अवस्था से निकल करके एक बेहतरीन अवस्था की तरफ जाया जाए। और बेहतरीन अवस्था में तभी जा सकते हैं जब एक शक्ति संपन्न लेवियाथन की बात कही जाए। अब प्रश्न संख्या 47 है। प्रश्न संख्या 47 है कि दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फिलासफर किंग की बात यहाँ कही जा रही है। पहला है कौटिल्य, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है प्लेटो, चौथा है महात्मा गांधी। तो इसमें उत्तर तीसरा प्लेटो सही है। दार्शनिक राजा का सिद्धांत वास्तव में प्लेटो ने दिया था। यह दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कहा था और कहा कि जब तक राजा दार्शनिक नहीं बन जाता या दार्शनिक राजा नहीं बन जाता है तब तक राज्य की बुराइयों का अंत नहीं हो सकता। प्लेटो का मानना है कि जो ये मानवीय आत्मा है इसके मुख्य रूप से तीन जो है विशेष गुण है। इस तरह से प्लेटो त्रिगुणात्मक सिद्धांत की बात कहता है। ये तीन गुण जो मनुष्य के होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा, व्यक्तिगत स्तर पर विवेक, साहस और तृष्णा, इसी के आधार पर प्लेटो समाज में तीन वर्गों की बात करता है। जो विवेक संपन्न व्यक्ति है वह शासक है और जो साहस संपन्न व्यक्ति है वह क्या है? सैनिक है। और जो तृष्णा प्रधान, तृष्णा की भोग इच्छा प्रधान, वह कौन है? वह पैदा करने वाला है। इस तरह से व्यक्तिगत तीन गुणों के आधार पर राज्य में या नगर राज्य में समाज के तीन वर्गों की बात प्लेटो कहता है। पहला है शासक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग और तीसरा है उत्पादक वर्ग। प्लेटो मानता है यदि सभी वर्ग जिस कार्य में सिद्धहस्त हैं और अपने अपने कार्यों को करते हुए दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें तभी राज्य में न्याय की स्थापना हो सकती है। प्लेटो मानता है कि राज्य में न्याय की स्थापना तभी होगी जब राजा दार्शनिक होगा। अतः दार्शनिक राजा का होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि सैनिक वर्ग में अनियंत्रित क्या होता है? साहस होता है, वह युद्धवादी होता है। और उत्पादक वर्ग में अनियंत्रित लालसा होती है, तृष्णा होती है। अतः ये दोनों जो है अगर राज्य में बने शासक पद पर तो राज्य को पतन के गर्त में धकेल देंगे। इसलिए प्लेटो जो है जिस राजा की बात करता है वह विवेक संपन्न, राग द्वेष से मुक्त जो है व्यक्ति है। अब ये दार्शनिक राजा तैयार कैसे होंगे? उसके लिए प्लेटो ने एक उपयुक्त शिक्षा प्रणाली की बात कही है। एक निश्चित आयु तक समाज के सभी बच्चों को व्यायाम, अन्य गणित, साहित्य, कला आदि की शिक्षा दी जाती है। प्लेटो कई स्तर पर परीक्षा के आयोजन की बात कहता है और कहता है कि जो लोग फेल होंगे वे नीचे अलग अलग वर्गों में चले जाएंगे। अंत में एक बहुत ही जटिल परीक्षा पास करने के बाद ही जो है शासक बन सकता है। और वह बताता है कि पतन के
लिए संपत्ति और स्त्री दो विशेष जो है उत्तरदायी होते हैं, इसलिए वह कहता है कि शासक के पास ना तो निजी संपत्ति होगी और ना ही निजी पत्नी होगी। उसने स्त्रियों का और संपत्ति का साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, और यह साम्यवाद का जो सिद्धांत प्लेटो का है, यह सारे वर्गों के लिए नहीं है बल्कि शासक और सैनिकों के लिए है, यानी कुलीन वर्ग के लिए है। प्रश्न संख्या 48 है कि भारतीय राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है। पहला है 222, दूसरा है 249, तीसरा है 213 और चौथा है 245। तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, 245 के लिए ही चुनाव होता है। भारत की राज्यसभा में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या जो है वह 245 है, यद्यपि संविधान में प्रावधान 250 का है। भारत में जो उच्च सदन है उसी को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 250 हो सकती है। इसी राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से लिए जाते हैं। भारत के उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए 238 सदस्य जो होते हैं वे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं, और संघ राज्य क्षेत्रों से जो चुने जाते हैं ऐसे प्रतिनिधियों के द्वारा जिसे संसद निर्धारित करे या जिस विधि द्वारा संसद निर्धारित करती है उस विधि के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से राज्यसभा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है, किंतु प्रति 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं रिटायर हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह संसद के दोनों सदनों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति को चुनती है और जो उपसभापति राज्यसभा का होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा को संविधान संशोधन के संदर्भ में लोकसभा के समान शक्तियां हैं। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कम शक्ति है। धन विधेयक को मात्र राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। सामान्य विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है, किंतु गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियां भी प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 249 के अधीन राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर वह कानून बना सकती है और 312 के अधीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अब प्रश्न संख्या 49 पर आते हैं कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। रूसो ने, टॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉक ने, कांट ने। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। रूसो सही होगा, विकल्प संख्या 1। सामान्य इच्छा का सिद्धांत वास्तव में रूसो ने प्रतिपादित किया है। रूसो यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में 2 तरह की इच्छाएं होती हैं। एक इच्छा स्वार्थमयी इच्छा होती है जो अपना कल्याण, अपना हित चाहती है, और एक परमार्थमयी इच्छा होती है जो दूसरे का कल्याण, दूसरे का हित चाहती है। जो सामान्य इच्छा है वह परमार्थमयी इच्छाओं का योग है। चूँकि सामान्य इच्छा व्यक्तियों की स्वयं की इच्छा है, इसलिए सामान्य इच्छा के अधीन रह करके व्यक्ति स्वतंत्र होता है। इस तरह से यह जो सामान्य इच्छा है यह सामान्य हित की सामान्य चेतना है।
रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज अंत में राज्य को जन्म देता है। यह कथन किसका है? लीकाक का, मैकाइवर का, जैक्स का और गेटल का। तो यह कथन किसका है? मैकाइवर का। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज राज्य को जन्म देता है, यह कथन मैकाइवर का है। मैकाइवर जो है एक बहुलवादी विद्वान है। बहुलवादी जो विचारक होते हैं ये मानते हैं व्यक्ति की निष्ठा का एकमात्र स्रोत राज्य ना हो करके बल्कि समाज में रहने वाले विविध समूह या समुदाय भी होते हैं। बहुलवादी विचारक यह मानते हैं, यानी मैकाइवर भी यह मानता है कि राज्य जो है समाज में पाए जाने वाले अनेक संघों में से एक है। मैकाइवर का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है कि कानून जो होता है वह राज्य का संरक्षक और बच्चा दोनों है। एक कथन मैकाइवर का और प्रसिद्ध है कि राज्य का कार्य क्या है। राज्य कानून की पुस्तक में कुछ शब्द जोड़ देता है, कुछ पुराने शब्दों को हटा देता है। पुस्तक का अधिकांश भाग जो है राज्य के द्वारा कभी नहीं लिखा गया है। एक बात और भी मैकाइवर कहता है कि जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती है वहाँ पर सरकार बदलने का एकमात्र तरीका क्रांति ही होता है। प्रश्न संख्या 51 है। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है 1 राष्ट्रपति के प्रति, 2 प्रधानमंत्री के प्रति, 3 लोकसभा के प्रति और 4 राज्यसभा के प्रति। तो संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। संघीय कार्यपालिका मुख्य रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर संघीय कार्यपालिका का जो अर्थ है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल से है। संसदीय सरकार की यह विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका जो होती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संघ स्तर पर निर्वाचित सदन निम्न सदन लोकसभा है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल का चयन जो है बहुमत दल के विधायिका से ही होता है। अतः मंत्रिमंडल जो होता है वह निम्न सदन या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न संख्या 52 है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 80। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा अनुच्छेद 74 विकल्प संख्या 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और राष्ट्रपति इसी मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वह प्रधानमंत्री होगा। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा मंत्रिपरिषद का सलाह जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया है, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल को एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है। यदि मंत्रिपरिषद पुनः प्रस्ताव भेज देती है तो ऐसे पुनर्विचार के आधार पर ही राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या राय दिया, इस राय की जांच न्यायालय नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 53 है कि भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है 1 राष्ट्रपति द्वारा, 2 राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 3 राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, 3 लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसमें जो चौथा उत्तर होगा लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। भारतीय संविधान
के अनुच्छेद 63 में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है और उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता है तो वह ना तो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है और ना ही राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते का हकदार होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को हटने के कई तरीके हैं, जिसमें पहला वह त्यागपत्र दे दे, दूसरा उसका मृत्यु हो जाए अथवा वह संसद के द्वारा हटा दिया जाए। यह जो है राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन तब तक करता है जब तक दोबारा राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है। उपराष्ट्रपति हमने बताया कि राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है और जो राष्ट्रपति है वह उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा यह त्यागपत्र या मृत्यु होने पर या राज्यसभा के संकल्प के बहुमत पर जिससे लोकसभा सहमत हो पद से हट सकता है। उस उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाता है कि उसने उस सदन में अपना पद रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यता होती है, पहली होती है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह हो तथा वह किसी लाभ के पद को धारित न करता हो। प्रश्न संख्या 54 है, भारतीय राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में कितने आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है? 1 4 2 3 3 2 4 7। तो इसमें जो उत्तर होगा वह होगा 3। आइए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है वित्तीय आपात और तीसरा है संवैधानिक तंत्र की विफलता। कुछ विद्वान आपातकाल 2 ही मानते हैं, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात। तो हम इसको विस्तार में देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात क्या है। राष्ट्रीय आपात का प्रावधान भारतीय संविधान 352वें अनुच्छेद में कहा गया है। जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि संपूर्ण भारत या उसके किसी क्षेत्र में युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण राज्य की सुरक्षा संकट में है, मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर राष्ट्रीय आपात घोषित हो सकता है। इस तरह से आपने देखा कि जो राष्ट्रीय आपात है उसके लिए पहला शर्त यही है कि राष्ट्रपति को यह समाधान होना चाहिए कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र या उसके किसी एक भाग में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की संभावना हो या हो गया हो और वह इस तरह की आपातकाल की जो है घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सूचना पर ही करेगा। यदि आपातकाल को 1 माह से आगे बढ़ाना हो तो इसे दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि राष्ट्रीय आपात को 1 महीने से अधिक समय के लिए आगे बढ़ाना है तो संसद के दोनों सदनों से उस प्रस्ताव को अनुमोदन 1 महीने के अंदर प्राप्त करना होगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर ही लोकसभा का विघटन हो जाता है तो उद्घोषणा को राज्यसभा यदि पारित कर दिया हो
तथा जब पुनः लोकसभा अपने सत्र में आएगी या समवेत होगी तो उसे 30 दिन के अंतर राष्ट्रीय आपात की घोषणा का अनुमोदन करना पड़ेगा। यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा वापस नहीं ली जाती है तथा 1 महीने के भीतर दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है तो राष्ट्रीय आपात 6 माह की अवधि पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यह अनुमोदन प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। आपात घोषणा का अनुमोदन या बनाए रखने का संकल्प यदि लोकसभा सत्र में है तो लोकसभा अध्यक्ष को नहीं तो राष्ट्रपति को सदन के 1/10वें भाग द्वारा लिखित रूप से सूचना दिया जाना चाहिए। सूचना प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए सदन का विशेष बैठक बुलाया जाता है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 19 के अधीन जो मौलिक अधिकार हैं वे पूरी तरह निलंबित हो जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते। राष्ट्रीय आपात की भारत में अब तक 3 बार घोषणा किया गया है। 1962 में चीनी आक्रमण के समय, 1971 में पाकिस्तान के द्वारा अघोषित युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा सरकार ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। अब हम चलते हैं वित्तीय आपात पर। वित्तीय आपात का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। इसके अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह लग जाता है कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व या क्रेडिट संकट में है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा जब की जाती है तो उसके द्वारा फिर उस घोषणा को वापस भी लिया जा सकता है। जब उद्घोषणा जारी हो जाती है तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष इसको रखा जाता है और यदि दोनों सदन इस उद्घोषणा को 2 माह के भीतर अनुमोदित नहीं कर देते हैं तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि 2 मास के भीतर लोकसभा का विघटन हो जाता है और राज्यसभा उसे अनुमोदित कर देती है तो लोकसभा जब पुनः समवेत होगी तो उसे 30 दिन के अंदर ही अनुमोदन कर देना होगा, नहीं तो वह उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति को राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या उसे यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राज्य सरकार के सभी या कुछ शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकेगा। राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि विधानमंडल की समस्त शक्तियां संसद या उसके अधिकार अधीन प्रयुक्त की जाएगी, किंतु इस आपात घोषणा से उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावित नहीं होती। इस आपात का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन से 2 माह में कर दिया जाना चाहिए। यदि 2 माह में अनुमोदन नहीं होता है और लोकसभा विघटित होता है, राज्यसभा उसे अनुमोदित कर देती है तो लोकसभा जब पुनः समवेत होगी तो 30 दिन के भीतर उसे अनुमोदन कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो यह सेवा में नहीं रहेगी। दोनों सदनों के द्वारा यदि अनुमोदन कर दिया जाए तो राज्यों में संवैधानिक संकट से जो घोषणा है
वह 6 माह से अधिक समय तक नहीं रहेगी, किंतु ऐसी उद्घोषणा 3 साल से अधिक नहीं होती है। 1 साल से अधिक उद्घोषणा को प्रवर्तन में लाने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को प्रमाण पत्र देना होगा कि राज्य विधानमंडल का चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। पंजाब राज्य अपवाद है, इसमें 5 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू रहा। 55 संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर होते हैं। 2 राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होते हैं। 3 स्थगित किए जा सकते हैं। 4 उपयुक्त में से कोई नहीं, तो तीनों विकल्प सही होगा, स्थगित किए जा सकते हैं। संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 56 है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के किया गया था? 1 सोवियत रूस, 2 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 3 आयरलैंड, 4 ब्रिटेन। तो इसमें उत्तर सही होगा आयरलैंड तीसरा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर किया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ये जन कल्याण हेतु राज्यों के लिए कुछ निर्देश हैं और ये निर्देश न्यायालय से प्रवर्तनीय नहीं है। प्रश्न संख्या 57 है, किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 42वां, 25वां, 44वां, 52वां। तो इसमें उत्तर होगा 42वां। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में उल्लेख किया गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के अपने बालकों के लिए शिक्षा का प्रबंध किए। अनुच्छेद 51 1 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक जो है वह पर्यावरण की रक्षा करेगा। प्रश्न संख्या 58, इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। 1 42वां, 2 44वां, 3 83वां और 4 45वां। तो इसमें है 44वां। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आया और इसके द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसका संविधान में 301 का में प्रावधान कर दिया गया और कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 59, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? 1, इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसके अंतर्गत किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तीसरा, किसी राज्य में आंतरिक अशांति होने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। उपयुक्त सभी, तो इसमें होगा संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर। विकल्प संख्या 2 सही है। अनुच्छेद 356 यह प्रावधान करता है कि राज्यों में जो है संवैधानिक तंत्र की मशीनरी फेल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 60 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? 1 72वां, 2 73वां, 3 74वां और 4 75वां। तो इसमें उत्तर जो सही होगा 73वां। विकल्प संख्या 2 सही है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का रूप है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज की बात की गई है। इसके लिए
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 ए से लेकर के क्यू तक प्रावधान है। पंचायतों में जो आरक्षण की बात कही गई है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, वह है अनुच्छेद 243 डी। प्रश्न संख्या 61 है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? 1 शासक वर्ग, 2 सैन्य वर्ग, 3 उत्पादक वर्ग, 4 प्रशासक वर्ग। तो इसमें जो उत्तर 4 प्रशासक वर्ग है, यही जो है गलत है। शासक, सैन्य और उत्पादक व्यक्ति के अंदर प्लेटो 3 बात करता है कि व्यक्ति के आत्मा के 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और संयम। इन्हीं व्यक्तिगत गुणों के आधार पर प्लेटो राज्य में 3 वर्गों की बात करता है, शासक, सैन्य और उत्पादक। प्लेटो के आदर्श राज्य के सामाजिक संरचना में प्रशासक वर्ग शामिल नहीं है। इस तरह से प्लेटो ने आदर्श राज्य में 3 सामाजिक वर्ग की बात की है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग में विवेक की प्रधानता है, सैनिक वर्ग में साहस की प्रधानता है और उत्पादक वर्ग में तीसरा की प्रधानता है। 62 जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है। 1 लोकतंत्र के मार्क्सवादी अवधारणा से, 2 लोकतंत्र के विशिष्टवादी अवधारणा से, 3 लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनवादी लोकतंत्र मार्क्सवाद के जनवादी लोकतंत्र के मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। जनवादी लोकतंत्र मार्क्सवाद से संबंधित है। यह मार्क्सवाद लेनिनवाद की एक सैद्धांतिक अवधारणा है। यह लोकतंत्र को एक मिथ्या अवधारणा मानता है। इसमें कम्युनिस्ट पार्टियां रूस, पूर्वी यूरोपीय के देशों या उपग्रही राज्यों में अपनी दलीय तानाशाही को पीपुल डेमोक्रेसी या जन लोकतंत्र का नाम देती हैं। प्रश्न संख्या 63 है। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, समानता, सुरक्षा का अधिकार, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार। तो इसमें उत्तर होगा जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। 1 सही है। जॉन लॉक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। इस तरह आपने प्रश्न संख्या 41 से लेकर के प्रश्न संख्या 63 तक का प्रमाणिक उत्तर देखा, सुना, समझा। धन्यवाद।